नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इग्नू IQ हिंदी YouTube चैनल। दोस्तों, हमने इग्नू IQ इन्फो नाम से भी एक चैनल और बना रखा है। उस चैनल पे जो है हम इग्नू से संबंधित सभी अपडेट, सभी जानकारी और सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो हिंदी ऑनर्स की क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। आपके हिंदी पाठ्यक्रम का जो पढ़ाएंगी जो टीचर है वो पूर्णिमा मैम है। पूर्णिमा मैम जो है कल से अपना जो है वो क्लास लेना भी शुरू कर दिया है और BHDAE 182 का चैप्टर 1 जो है वो शुरू हो भी चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में पर भी मैं वो लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हिंदी जो है काफ़ी अच्छे से वो आपको पढ़ाएंगी, काफ़ी सुगमता के साथ आपको समझ में भी आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। आज जो है हम दोस्तों अध्ययन करने वाले हैं BPSC 103 यानी राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और बहस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 यानी कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता के बारे में। यानी यूं कहें तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ समानता के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि देखिए, आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हैं लेकिन चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने इस चैनल पे आए हैं, आपने इस चैनल की वीडियो को देखा है, आपको चैनल की वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती है, एग्जाम में काफ़ी आपका हेल्प होती है, तो प्लीज़ जो है आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। दोस्तों, हमारे संविधान में समानता का जो शब्द है ना, वो कई बार प्रयोग में लाया गया है। कानून की समानता, अवसर की समानता, भाषण देने की समानता, हर चीज़ों की समानता। तो ये समानता है क्या? ठीक है, इसे कहते हैं इक्वलिटी। तो ये इक्वलिटी है क्या? देखिए, अगर आप किसी भी देश, चाहे वो कोई भी देश हो, ठीक है, मैं उन कंट्रीज़ की बात नहीं करता जहाँ पे राजतंत्र लागू है, मैं उन कंट्रीज़ की बात नहीं करता जहाँ पे कम्युनिस्ट शासन की बात है, क्योंकि वहाँ की कानून जो है अलग है। आई बात समझ में? मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उन देशों की जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर लोकतंत्र है। और वैसा देश जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर लोकतंत्र है, उस देश में समानता का भाव हमेशा रहेगा। अगर हम इंडिया को देख लें, देखिए इंडिया में जो है भारत ही एक ऐसा, पूरे विश्व में भारत ही एक लौता ऐसा देश है जहां पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जहां पे सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे सभी रंगों के, यानी जिनका कोई अगर ब्लैक है, कोई अगर वाइट है, वे लोग भी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सभी के साथ हमारे देश में चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रहे, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, आई बात समझ में? सभी ने जो है इस चीज़ को हमेशा से सुगमता से चलाते जो है वो आए हैं। और जो समानता है ना, ये सभी को बराबर मिला है। एक हिंदू को भारत में जितना इक्वलिटी दिया जाता है, जितना समानता दिया जाता है, जितना अधिकार दिए जाते हैं, उतना अधिकार एक मुस्लिम को, एक सिख को, एक ईसाई को, एक पारसी को, एक यहूदी को भी दिया जाता है। साथ ही साथ बौद्ध को भी, जैनों को भी जो है वही अधिकार दिए जाते हैं। यानी अगर आप भारत को अगर देख लें, अगर आप मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, तो जब मुस्लिम कंट्री में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मुस्लिम मिलेंगे। आप बांग्लादेश को उठा के देख लो जो हमारा पड़ोसी है, आप पाकिस्तान को उठा के देख लो जो हमारा पड़ोसी है, आप अफगानिस्तान को उठा के देख लो जो हमारा पड़ोसी है, आप मालदीव्स को देख लो जो हमारा पड़ोसी है, आप इंडोनेशिया में चले जाओ, ठीक है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा स्टेट है, भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहां पे एक मुसलमान भी अगर चाहे तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत में कई सारे ऐसे जो है गृह मंत्री रह चुके हैं जो मुस्लिम रह चुके हैं, विदेश मंत्री मुस्लिम रह चुके हैं। सलमान खुर्शीद, आपको नाम मालूम होगा। मैं कई ऐसे मुस्लिम नेताओं का मैं नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं नाम लूँगा सलमान खुर्शीद जी का, उसके बाद में जो नाम लेने वाला हूँ वो नाम है फ़खरुद्दीन अली अहमद जी का, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद में नाम लूँगा गुलाम नबी आज़ाद की, जो बहुत बड़े पद पर भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, भारत में उनका बहुत सम्मान है। तो कहीं ना कहीं समानता है, यानी हम सभी
कम्युनिटी को समान दृष्टि से देखते हैं। एक हिंदू को जितना अधिकार है एक मुसलमान को भी उतना ही अधिकार है। लेकिन अगर आप कोई मुस्लिम कंट्री चले जाओ तो वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है राष्ट्रपति भी मुस्लिम बनेंगे, प्रधानमंत्री भी मुस्लिम बनेंगे, मंत्री भी मुस्लिम बनेंगे, यानी वो मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पे उनका जो है डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी बोले तो वहाँ पे हिंदू तो है, लेकिन हिंदू की आबादी इतनी कम है कि उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता। आई बात समझ में? चलिए, तो समानता इसे कहते हैं। अब समानता के विभिन्न पर्याय हो सकते हैं। समानता कानून के हिसाब से भी हो सकता है, यानी कानून जो है सभी लोगों को, सभी, ऐसा नहीं है कि अगर सरकार किसी की आ जाए तो वो मतलब कि इस कम्युनिटी को जो है वो अधिक छूट देगी और दूसरे कम्युनिटी को वो अधिक छूट नहीं देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? बहुत लोग जो सवाल खड़े करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट पर कि वो हिंदुओं को करते हैं ज़्यादा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप गोरखपुर जाएंगे कभी उनके मठ में, तो गोरखपुर में जो है ना हिंदू मुस्लिम वहाँ पे सभी आते हैं। बिल्कुल, अब जाके देखिए, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं खुद अपनी आंखों से कि वहाँ पे हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई की सबकी बात वहाँ सुनी जाती है। तभी तो योगी आदित्यनाथ जो है इतने बहुमत के साथ जीत कर सामने आए। क्या उन्हें मुस्लिम का वोट नहीं मिला? क्या बिना मुस्लिम के वोट के योगी आदित्यनाथ बन गए सीएम? हाँ, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 21 करोड़ से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की भी उतनी आबादी है। तो क्या जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम जनसंख्या है, जो मुस्लिम भाई बहन है, क्या उन्होंने अपना वोट योगी आदित्यनाथ जी को नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। और वो तो खुले मंच से कहते हैं कि नहीं, हम भी जो है उन्हें वोट देंगे। तो जो तनाव का जो माहौल बन जाता है ना हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये मीडिया वालों के चक्कर में ये डिबेट करते हैं। हिंदू के किसी पंडित को बैठा देंगे और मुसलमान की किसी मौलवी को बैठा देंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे। इससे क्या होता है कि इससे हमारा भाईचारा खतरे में आता है। ठीक है, वास्तविकता को अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस देश में जो है वो शांति से रहते हैं, समानता से रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब ये तो हो गया समानता की बात। अब आगे हम एक एक करके जो है इस चीज़ों को समझेंगे और एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे। देखिए, अब फिर समानता की अगर फिर बात करें आगे की और हम बात करें समानता की, तो देखिए क्या आ जाएगा समानता में। सबसे पहले चीज़ जो है, देखिए मैं जो इतना लेक्चर देता हूँ ना आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए देता हूँ ताकि एग्जाम में जो है आप जो है वो अच्छे से लिख सकें। क्योंकि किताब में जो है कई पॉइंट को ऐसे समझाया गया है कि जिसको पढ़ के आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए मैं उतना लेक्चर देता हूं ताकि मेरे इस लेक्चर से जो है कुछ चीज़ें को निकाल कर आप एग्जाम में उसे लिख सकें। आई बात समझ में? चलिए, अगर हम बात करें यूरोप की, तो देखिए सुनने में तो अच्छा लगता है, भाई यूरोप है, वहाँ सभी को समान अधिकार मिलते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं, 1900-1800 ईस्वी में अगर आप चले जाएं, तो पता है क्या मिलेगा? यूरोप में भी और अमेरिका जैसे बड़े बृहद विकसित देश में भी, जो कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा देश है, वहाँ पर भी जो है पहले औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, औरतों को चर्च जाने का अधिकार नहीं था। आई बात समझ में? औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसे ऐसे कई कोर्सेज थे जो औरत नहीं पढ़ पाएंगे, तो काफ़ी भेदभाव था महिलाओं के साथ। वो तो काफ़ी कई साल बाद जो है, कई दशक बाद जो है उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, महिलाओं को भी जो है समानता मिलनी चाहिए। अगर आप अमेरिका में देखें तो जो नेटिव अमेरिकन है, आप पढ़े होंगे इंटरनेट पे, गूगल पे, नेटिव अमेरिकन, अमेरिका जो जगह है वो नेटिव अमेरिकन की जगह है। बाद में वहाँ पे जो गोरे आ गए, गोरे बस गए, अमेरिका भी इंग्लैंड के प्रभुत्व में था। तो जो लोकल अमेरिकी हैं, जो अमेरिका के अस्थायी लोग हैं, वो ब्लैक हैं, उन्हें कहते हैं नेटिव अमेरिकन। आई बात समझ में? तो जो गोरे वहाँ बस गए, तो वो गोरों ने वहाँ की नागरिकता तो ले ली, लेकिन उन काले व्यक्तियों के साथ, जो काले अमेरिकन थे, जो ब्लैक अमेरिकन थे, उनके साथ भेदभाव करना शुरू किया। आज भी अमेरिका में ब्लैक और वाइट के बीच में लड़ाई होता है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा कि एक काले व्यक्ति को जो है गोरों ने मार दिया गोली से। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी काले क्यों ना हो जाए, आप कितने भी गोरे क्यों ना हो जाए, आपको भी वही अधिकार मिलेंगे जो किसी और को मिलेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है वो है समानता के विभिन्न प्रकार। हम समानता के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रकार है समानता के। तो उसमें सबसे पहला जो आएगा वो है औपचारिक समानता। ठीक है, देखिए औपचारिक समानता क्या होता है? औपचारिक नहीं कहते कि ऑफिशियल समानता, यानी जो आपको मिलना ही मिलना है। हम लोग नहीं बोलते कि अभी तक जो है नरेंद्र मोदी से या भारत के प्रधानमंत्री से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ये ऑफिशियल क्या है? औपचारिक, आधिकारिक। आई बात समझ में? तो औपचारिक मतलब वो तो आपको मिलना ही है।
किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत पे ये समानता आपको मिल के ही रहेगी। इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आई बात समझ में? अब इसमें क्या क्या आता है इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये जो औपचारिक समानता है, ये औपचारिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति क्या है? देखिए, विधि संगत समानता अथवा कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। यानी अगर एक हिंदू कोई जुर्म करता है और एक मुस्लिम कोई जुर्म करता है या एक ईसाई कोई जुर्म करता है, तो कानून के समक्ष तीनों को, अगर तीनों ने बराबर का जुर्म किया है तो तीनों को बराबर का सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वह हिंदू है तो सजा उसको कम देंगे, वह मुस्लिम है तो सजा उसको अधिक देंगे, वह ईसाई है तो उसको हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। अगर तीनों ने एक ही क्राइम किया है तो तीनों को मान लीजिए कि वो कोई सजा है, उस सजा के अधीन जो है 1 साल की जेल का प्रावधान है, 1 साल जेल मिलना है, तो तीनों को 1-1 साल का ही जेल मिलेगा, किसी को कम या किसी को अधिक नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं हम लोग औपचारिक समानता। इसमें क्या आ जाएगा? विधि संगत समानता। विधि संगत का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। आई बात समझ में? कानून के द्वारा सभी लोगों से समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, बेशक उनकी जाति अलग हो, उनका नस्ल अलग हो, उनका वर्ण अलग हो, उनका लिंग अलग हो, धर्म अलग हो, सामाजिक पृष्ठभूमि अलग हो, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब हैं, अमीर है, आपका रंग कुछ और है, आपकी भाषा कुछ और है, आपका धर्म कुछ और है, आपका लिंग कुछ और है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के समक्ष सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। यह है औपचारिक समानता। जबकि यह नस्ल, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि व इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों पर आधारित विशेषाधिकारों के खिलाफ संघर्ष में एक स्वागत योग्य कदम था। क्योंकि पिछले ज़माने में, यानी पहले के काल में जो है, मैंने पहले ही कहा कि औरतों को समानता का जो है वो नहीं था, ठीक है। तो ये जो पहला जो चीज़ लागू किया गया था औपचारिक समानता, तो इस औपचारिक समानता में जो इन सभी चीज़ों का लागू किया गया था कि सभी को जो है समान अधिकार मिलेगा कानून के दृष्टिकोण से, तो ये स्वागत योग्य कदम था, सभी लोगों ने इसका स्वागत किया। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवसर की समानता। देखिए, अवसर का मतलब होता है मौका, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब देखिए, अवसर की समानता को आपकी किताब में बहुत लंबा चौड़ा दिया गया, इसको मैं सिंपल आपको समझाता हूँ, एकदम सिंपल। अब मान लीजिए कि आरक्षण है, ठीक है, एससी के लिए इतना %, एसटी के लिए इतना %, ओबीसी के लिए इतना %, जनरल के लिए तो कोई आरक्षण है नहीं। तो अवसर की समानता उसे कहते हैं मौका, यानी सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। अगर एसटी को मौका मिल रहा है तो एससी को भी मौका मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए रेलवे में कोई नौकरी निकली है लोको पायलट की, यानी ट्रेन के ड्राइवर की, ठीक है, तो उस पोस्ट में मान लीजिए 100 पोस्ट है, 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी में सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 में 80 सीट जो है वो एससी और एसटी को दे दिए और 20 सीट में ओबीसी रहा। अरे भाई, ओबीसी की आबादी सबसे अधिक है तो ओबीसी की आबादी को सबसे अधिक सीटें मिलनी चाहिए। जनरल की आबादी उसके बाद है तो जनरल को उसके बाद जो है उतनी सीट मिलनी चाहिए। उसके बाद जो बच रहा है उसे आप एससी या एसटी को सीट आप आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन मौका सबको बराबर मिलना चाहिए। आई बात समझ में? अब मान लीजिए मैंने कोई वैकेंसी जो है मैंने कोई डाला, ठीक है, मैंने कहा वैकेंसी डाला। अब सरकार जो है वो क्या कर रही है, नहीं भाई ये फलना जाति से है तो मैं इसे पहले नौकरी पे लगाऊंगा, ये फलना समुदाय से, ये फलना का बेटा है, ये मुकेश अंबानी का बेटा है, इसको पहले नौकरी मिलना चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाओगे ना, तो प्राइवेट कंपनी क्या देखती है? प्राइवेट कंपनी आपके स्किल्स देखती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आप किसी के भी बेटा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि कंपनी को तो काम चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एक अरबपति के बेटे हैं और आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, तो आप कंपनी को क्या कमा के दोगे? 0। लेकिन वहीं पर जो है एक गरीब का बेटा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ही स्किल उनके पास है, तो वो किसको लेगा? कंपनी हमेशा अपना फायदे की सोचेगी ना, तो कंपनी उस इंसान को लेगा, उस व्यक्ति को लेगा जिसके पास टैलेंट है। कि कंपनी क्या देखती है? मुझे फ़ायदा चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी में जब भी आप काम करने जाओगे तो आपको बराबर का मौका देती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर सरकारी में जाओगे ना, तो कहीं कहीं बहुत सारा क्या चलता है कि सेटिंग वगैरह चलती है सरकारी में, ठीक है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की बात करें तो पटवारी घोटाला हो गया, जिन्होंने पैसा दिया उनका नौकरी लगा दिया गया। अब जो टॉप किया, मान लीजिए जो लड़की का इंटरव्यू मैंने देखा, जो टॉप की है वो लड़की पटवारी एग्जाम में पूरे एमपी में, उसको पूरे एमपी में कितने जिले हैं इसका जानकारी नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश का गृह मंत्री कौन है,
तो कहीं ना कहीं जो है वो अवसर की समानता बिल्कुल नहीं है। यानी आप उस स्टूडेंट को जो है जॉब पहले दे दिए, उस स्टूडेंट को आप पहले जो है वो पास आउट कर दिए, उसको आप टॉपर बना दिए जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो आपने उसे टॉपर क्यों बना दिया? क्योंकि उन्होंने आपको पैसे दिए हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो अपने बलबूते पे वहाँ तक पहुँचा है, उसे आपने क्या किया? उसे आपने नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं इसे मैं अवसर की समानता नहीं कहूँगा। अवसर की समानता का अर्थ होता है सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, हिंदू का बेटा हो, मुस्लिम का बेटा हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, आपका भाषा रंग कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, इसे कहते हैं अवसर की समानता। अब मान लीजिए मैं पाकिस्तान को लेता हूँ या इसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश को लेता हूँ। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देश में, मुस्लिम कंट्री में हिंदुओं के लिए अवसर की समानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पहले कह दिया गया है कि हिंदू जो है उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो वहाँ पर एक हिंदू क्या कहेगा कि हमारे लिए पाकिस्तान में और बांग्लादेश में अवसर की समानता नहीं है, क्योंकि हम कभी न तो प्रधानमंत्री बन पाएंगे और हम न तो कभी राष्ट्रपति बन पाएंगे। लेकिन भारत में रहने वाला, ठीक है, एक व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, चाहे उसका वर्ण कोई भी हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति के चमड़ी का रंग चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो या भूरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति को अवसर की समानता है। वो कल चाहे तो इलेक्शन में जीतकर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। बंगाल में इस बार का जो 2020 में या 21 में जो है हुआ ना, विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, 19 में हुआ था। तो जो वहाँ पे जो हुआ 19 में, तो उसमें क्या हुआ? उसमें मजदूर को टिकट दिया गया। आप इंटरनेट पे जाके देख लीजिए, ठीक है। चंदना बावरी, मैं बाकायदा में नाम आपको बता रहा हूँ, चंदना बावरी, ठीक है, एक औरत है, वो अब मजदूर हैं, उनको टिकट दिया गया भाजपा से और वे जीत के आगे भी आई, वो जीत गई। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं अवसर की समानता, यानी सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। चलिए, अब आगे का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है परिणामों की समानता। देखिए, परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। आई बात समझ में? यानी रिजल्ट का समानता। अब रिजल्ट की समानता हम कैसे समझेंगे? यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अब मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उस एग्ज़ाम में एक अमीर का बेटा है और एक गरीब का बेटा है, दोनों ने भाग लिया उस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो अमीर का बेटा है वो उस एग्ज़ाम में क्या हुआ? कम नंबर लाया, और एक गरीब का जो बेटा है वो उस एग्ज़ाम में अधिक नंबर लाया, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक व्यक्ति को जो है क्या मिलना चाहिए? एक ही सीट है और दो व्यक्ति ने वैकेंसी को डाला। परीक्षा देने वाले दो लोग हैं, एक ही का सिलेक्शन होगा, एक अमीर का बेटा, गरीब का बेटा। अमीर का बेटा रिजल्ट में नंबर कम लाता है और गरीब का बेटा नंबर अधिक लाता है। लेकिन जो जॉब है, जो नौकरी है, वो नौकरी किसे मिलती है? उस अमीर के बेटे को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अमीर है, वो अंग्रेजी में बात करता है, वो हाई प्रोफाइल है, वो वीआईपी है, उसके पास गाड़ियाँ हैं, घर है, बंगला है, सब कुछ है। बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटल में उसके फादर जो है डोनेशन करते हैं, तो उसे मिल गया। तो आप क्या इसे परिणाम का समानता कहेंगे? क्या आप इसे रिजल्ट की समानता कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये रिजल्ट की समानता कदापि नहीं है। रिजल्ट की समानता तब होती जब परिणाम के रिजल्ट के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार आप उस गरीब के बच्चे का सिलेक्शन किया होता, उस बच्चे को आप जॉब दिए होते, तो हम कहते ये है परिणाम की समानता। अब मान लीजिए कोई, ये तो है पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए। अब मान लीजिए कोई एक लड़का है, वो बार बार फेल हो रहा है और उस लड़के को, उस अमीर के लड़के को बार बार जो है आप किसी भी तरीके से पास करवा दे रहे हैं, लेकिन एक गरीब का जो बेटा है उसे आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये परिणाम की समानता है? बिल्कुल नहीं है। यानी आप जो एक्ट करते हैं, आप जो कार्य करते हैं, उस कार्य का जो परिणाम निकलता है, उस परिणाम के हिसाब से सबको उनका हक मिलना चाहिए। अगर मैं अच्छा नंबर लाता हूं तो मुझे जॉब पहले मिलनी चाहिए, वो व्यक्ति कम नंबर लाता है तो उसे जॉब बाद में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इसे कहते हैं परिणाम की स्वतंत्रता। अब देखिए, जो कार्ल मार्क्स थे, यानी जो वामपंथी लोग थे, तो जो वामपंथ का ये कहना था, वामपंथी लोगों का विचार था, खासकर कार्ल मार्क्स का ये विचार था
कि सभी समानताओं को आप लागू कर दीजिए। जितने भी समानता है ना, अवसर की समानता, औपचारिक समानता, सब समानता को लागू कर दीजिए। लेकिन अगर सब समानता को लागू करने के बाद भी अगर आपने परिणामों की समानता को लागू नहीं किया, इसको नहीं अपनाया, तो सभी समानता बेकार है। यानी परिणामों की समानता जो है, रिजल्ट का जो समानता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसका? इक्वलिटी का, समानता का। आई बात समझ में? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो ना, आप कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। और अगर आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप लेते हैं, हमारे चैनल का मेंबर बनते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी 24/7 मुझे फ़ोन करके अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता हो, कहीं पर भी आपका कन्फ्यूज़न हो, आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। मैं आपको बाकायदा कॉल पर या वीडियो कॉल पर उस टॉपिक को या उस चैप्टर को आपको पर्सनली पढ़ाऊँगा। आई बात समझ में? और एक बात आपको बता दूं, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से दिसंबर से यानी नवंबर से मैं जो है ना एक क्लास शुरू करूंगा जूम वीडियो पर। जूम वीडियो पर मैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पढ़ाऊंगा। सभी के जो है पर्सनली, मैं जितने भी लोग उसमें जुड़ेंगे ना, सभी का अलग अलग जो है का सवाल रहेगा, उसको मैं लूँगा। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए इसी को पढ़ा रहा हूँ मैं, परिणामों की समानता, इसमें आपको कोई अगर टॉपिक हो, कोई अगर समझ में आपको नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप बाकायदा वीडियो कॉल पे ही मुझसे पूछ सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। आई बात समझ में? तो जूम कॉल पर वीडियो मैं जल्दी ज्वाइन करूंगा, लेकिन कंडीशन दोस्तों यही है कि जो मेरे चैनल के मेंबर्स होंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा। अभी तक मेरे चैनल पर जो है 34 लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो जितने लोग मेरे मेंबर रहेंगे, उन्हीं लोगों को जो है जूम वीडियो पर जो है वो मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? बाकी का उसमें सिर्फ क्या होगा, कन्फ्यूज़न जो है क्लियर होगा, उसमें सिर्फ डाउट क्लियर करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आपका डाउट है, आप मुझसे पूछिए, वो डाउट क्लियर होगा, यानी डाउट क्लियर सेशन होगा। और हर संडे को जो है ना मैं लाइव आऊँगा अपने इस चैनल पर। लाइव में क्या होगा, आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछिए, सवाल नहीं, किताब से जुड़ी हुई सवाल नहीं, इग्नू से जुड़े हुए सवाल, एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है, असाइनमेंट जमा करने में दिक्कतें हो रही है, आई बात समझ में, ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको संडे के लाइव सेशन में आके समझाऊंगा। चलिए, तो ये हो गया हमारे परिणामों की स्वतंत्रता, समानता। अब आगे हम पढ़ेंगे समानता के कुछ मूल सिद्धांत। देखिए, समानता के कुछ मूल सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए, समानता का सिद्धांत क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि समानता का सिद्धांत क्या है, तो आप क्या कहेंगे? समानता का सिद्धांत वो सिद्धांत है जहाँ पे आपको समान अधिकार मिलता हो, जहाँ पे आपको क्या मिलता हो, स्वतंत्रता मिलता हो, जहाँ पे आपको अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपना जो भाव है, वो प्रकट करने की क्या मिलता हो, आपको अवसर मिलता हो, आपको अवसर की समानता मिलती हो। ये सभी क्या है, समानता के मूल सिद्धांत हैं। अगर आपसे कोई बुरा व्यवहार करे, अब देखिए कानून भी ने भी ये क्या प्रावधान किया है कि अगर कोई आपका अपमान करता है, आपसे दुर्व्यवहार करता है, तो आप जो है वो समानता के मूल सिद्धांत के अधीन जो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं। तो यही सब क्या है, यही सब समानता के मूल सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब होता है वैसा चीज़ जिसके ऊपर पूरा का पूरा समानता खड़ी हो सके। तो समानता किसके ऊपर खड़ी है? समानता को अगर हम एक घर मान ले, तो जो नीचे के जो उसके पिलर है वो क्या क्या है? एक पिलर है अवसर की समानता, एक पिलर है औपचारिक समानता, दूसरा पिलर है परिणामों की समानता, तीसरा पिलर है स्वतंत्रता की समानता। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं समानता का मूल सिद्धांत। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या पॉइंट है? समानता के विरुद्ध कुछ तर्क। अब देखिए, हमारे समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, उनका सभी का अलग अलग तर्क है। अगर हम पूछें, अगर मान लीजिए एक आम है और 5 लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं इस आम को यहाँ पर रख दूँ और 5 लोगों से कहूँ कि इस आम के बारे में आप जो है 2-2 शब्द लिख के हमको दिखाइए, तो जो 5 लोग बैठे हुए हैं ना, वो 5 लोग उस आम के बारे में अलग अलग तर्क देंगे। आई बात समझ में? यानी जितने लोग हैं उनकी उतनी ही क्या है, विचारधाराएं हैं, उनकी उतनी तर्कें हैं। आई बात समझ में? तो देखिए, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सही को भी गलत ठहराते हैं। अगर आप सही भी कर रहे हैं ना, तो आपके उस सही काम में, आपके उस सही एक्ट में जो है वो भी फॉल्ट ढूंढ लेंगे कि आपने ऐसा किया, आपने सही तो किया, सही काम तो किया, लेकिन गलत तरीके से किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए था। तो उसके विरुद्ध भी लोग तर्क देते हैं। तो समानता के विरुद्ध भी लोग तर्क देते हैं।
अब हम उन तर्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें से जो सबसे पहला तर्क है वो क्या है, देख लीजिए। देखिए, समानता के विरुद्ध जो लोग तर्क देते हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि समानता एक ऐसी अवधारणा है जो वास्तव में स्वीकार करने योग्य नहीं है। अब क्यों भाई, क्यों स्वीकार करने योग्य नहीं है? क्योंकि उनका मानना है कि समाज और सामाजिक प्रक्रियाएं एक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हुई है, एक कंपटीशन से जुड़ी हुई है, और इस कंपटीशन में हर एक इंसान विजेता नहीं हो सकता, हर एक इंसान समान नहीं हो सकता। यानी इन लोगों का कहना है कि अगर मैं अमीर हूँ, अगर मेरी नस्ल अच्छी है, अगर मेरी जाति अच्छी है, तो हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। आज से पहले अगर हम लगभग 200-300 साल पहले चले जाएं तो उसमें जो है दलितों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता था। जो SC ST थे उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता था कुछ कुछ जगहों में, ऐसा नहीं कि हर जगहों में, ये जान लीजिए, हर जगहों में नहीं। अगर उस टाइम दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता सबके साथ, तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान नहीं कहलाते। ठीक है, उन्हें भी किसी राजा ने पढ़ाया लिखाया। आई बात समझ में? तो हाँ, कुछ कुछ जगहों में, कुछ क्या अधिकांश जगहों में दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता। अब वो जो समाज था वो समाज ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के, माने जो राजपूत हैं, राजपूत और ब्राह्मणों के अधीन था। तो जो बड़े ब्राह्मण थे, जो चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, उनका शौर्य एक अलग ही था। उनका यह मानना था कि हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, हम स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो हमें हर चीज़ों का अधिकार पहले मिलना चाहिए। समाज में कोई भी चीज़ हो, हमें उसका अधिकार पहले मिलना चाहिए। ठीक है, उनका आज भी कुछ कुछ लोग ये मानते हैं ना कि भाई कैसे बराबर हो जाएगा, सब कुछ बराबर कैसे हो जाएगा, हम उच्च कोटि के हैं, हमारा ज्ञान अलग है। आई बात समझ में? हमारी जो चमड़े की रंग है वो काफ़ी गोरा है, मुझ में अधिक टैलेंट है, तो मुझे पहले मौका मिलना चाहिए, सबको मौका नहीं मिलना चाहिए। तो ये सभी जो क्या है, समानता के विरुद्ध अलग अलग तर्क हैं। अब देखिए, अब कुछ ऐसे मतलब दार्शनिक हुए हैं जिसका नाम है हायेक, फ्रीडमैन एवं नोजिक। ये सभी लोग जो है समानता के विरुद्ध इन्होंने काफ़ी तर्क दिया था। अब देखिए, अब जो हमारे बहुत बड़े थे रॉल्स डवोरकिन जैसे उदारवादियों थे, इनका तर्क क्या था? इनका यह कहना था कि समाज में अगर असमानता है तो यह आत्मसम्मान को गुप्त रूप से क्षति पहुंचाती है। आई बात समझ में? इसके विपरीत नोजिक जैसे मुक्तिवादी का तर्क है कि यह समतावाद ही है, यानी समानता को मानने वाले लोग, ये समतावाद ही है जो लोगों से उनका आत्मसम्मान छीन लेता है। यानी अगर आप समानता की बात करते हैं, यानी समाज में अगर समानता व्याप्त रहेगी तो वो आपके अंदर का जो आत्मसम्मान है उसे छीन लेगा। यानी इनका कहना है कि अगर आप उच्च कुल के हैं, उच्च जाति के हैं, उच्च कोटि के हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको मौका नहीं मिलता है, तो यह आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा। अरे भाई, आपके पास पैसा हो सकता है, आप उच्च जाति के हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास अलग अलग रुतबा हो सकता है, आपकी चमड़ी का रंग गोरा हो सकता है, लेकिन जिस जॉब का वैकेंसी निकला है उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं, अब मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी में क्या दिया हुआ है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है, और एक उच्च कोटि का, उच्च कुल का, गोरी चमड़ी वाला, अधिक पैसे वाला, उसके पास जो है सब कुछ है, लेकिन वो कंप्यूटर का स्किल उसके पास नहीं है, तो क्या ये व्यक्ति उच्च कोटि वाला क्या उस जॉब के लिए, उस जॉब का वो लायक है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो जॉब के लिए जो मैंडेटरी है कंप्यूटर स्किल्स, वही स्किल्स तो उसके पास नहीं है। लेकिन इनका कहना क्या कि नहीं, मुझे मिलना चाहिए, मुझे चाहिए एनी हाउ, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो ये मेरा क्या है, आत्मसम्मान को ठेस है। अब ठेस कैसे है भाई? समाज में जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अरे भाई उतना पैसा वाले हो तुम, इतने ज्ञानी हो तुम, इतने उच्च वंश के हो, उच्च कुल के हो, उसके बाद भी तुम्हें मौका नहीं मिला। तो ये लोग देखते हैं कि आत्मसम्मान का ठेस, यानी जो समानतावाद है, समतावाद है, ये क्या है, ये आत्मसम्मान में ठेस है। अब और एक देख लीजिए, नोजिक का दावा है कि असमतावादी समाज, यानी जहाँ पर समानता नहीं है, जहाँ पर क्या समानता नहीं है, वैसे समाज में व्यक्तियों की विशिष्टता एवं उनके बीच भेद को स्वीकार कर, ठीक है, यानी भेदभाव के मान रहा है कि उनके बीच भेद को स्वीकार कर व्यक्तियों के प्रति अधिक सम्मान को दर्शाते हैं। यानी इनका मानना है कि जिस समाज में समानता नहीं है वह समाज अधिक अच्छा है। यानी ये उच्च कुल के, उच्च वंश के, राजाओं के, महाराजाओं के सम्मान को ही अधिक सम्मान मानते हैं। आई बात समझ में? देखिए, आगे जो हमारा पॉइंट है वो है असमानता,
के पक्ष में उदारवादी तर्कसंगतता। देखिए, उदारवादियों ने असमानता को सही ठहराने के लिए मानदंडों के रूप में योग्यता एवं गुण को नहीं माना। अब देखिए, सिंपल समझ लीजिए कि जो उदारवादी लोग थे, ठीक है, उदारवादी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। बीपीएससी 101 में मैंने आपको असमानता के बारे में भी पढ़ाया था, आपको मैंने उदारवादी के बारे में भी पढ़ाया था। आई बात समझ में? चलिए, तो उदारवादी जो लोग थे, यानी जो समाज के प्रति उदार की भावना रखते थे, उन लोगों ने कभी भी समानता के पक्ष में तर्क नहीं दिए। उन लोगों का हमेशा से ये कहना था कि एक जो समाज है, हमारा जो समाज है, उस समाज में असमानता होनी चाहिए, समानता नहीं होनी चाहिए। समानता होने से क्या हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही लोगों को उसका अधिकार मिलेगा। लेकिन ये जो उदारवादी लोग थे, ये किस चीज़ के पक्ष में थे? या इस चीज़ के पक्ष में थे कि मान लीजिए, अब मैं आपके पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए दो यहाँ पे मैं चीज़ को ले रहा हूँ, ए और बी। अब मान लीजिए जो ए है वो उच्च कोटि का है, और जो बी है वो मान लीजिए दलित है, ठीक है। तो जो उच्च कोटि का व्यक्ति है, तो उदारवादियों का मानना है कि जो उच्च कोटि के समुदाय के लोग हैं, उन सभी समुदाय के सभी लोगों को ही अधिकार मिलने चाहिए। अब मान लीजिए कि उस ए समुदाय में कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, भले वो उच्च कोटि में जन्मा हो, उच्च कुल में जन्मा हो, लेकिन उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो उसे भी जो है मौका मिलना चाहिए। अब ये गलत है कि सही है, ये आप बताओ, ठीक है। तो अब जो बी समुदाय में है, ठीक है, उसका भी सेम चीज़। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? आपके अंदर अगर टैलेंट है, अब मान लीजिए कि आप किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं और आपके समुदाय में आप जो है इकलौते टैलेंटेड व्यक्ति हैं, तो आपको मौका मिलेगा। लेकिन अब ये तर्क मैं कर दूंगा कि नहीं, आप जिस समुदाय से आते हैं, आप जिस जाति से आते हैं, उस सभी जाति के लोगों को ही मौका दे दिया जाएगा, तो जो दूसरे बचे टैलेंटेड लोग हैं उन्हें मौका कैसे मिलेगा? तो ये मानना किनका था? उदारवादियों का मानना था, जो उदारवादी सोच रखते थे। आई बात समझ में? आगे हमारा जो पॉइंट है वो है नारीवाद। देखिए, नारीवाद का जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नारीवाद का भी एक अलग से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 101 बीपीएससी 101 में। खैर, देखिए, मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको जो है नारी के बारे में बताया कि महिलाओं को समानता नहीं थी पहले, ठीक है। वो तो हमने की थी यूरोप की बात। अब हम करेंगे भारत की बात। देखिए, भारत में क्या था पहले के ज़माने में? बाल विवाह को किसी भी धर्म से कभी भी जोड़कर मत देखिए। बाल विवाह जो था एक सामाजिक कुरीति है। एक क्या है? एक सामाजिक कुरीति है। आई बात समझ में? हमारे यहाँ तो हमारे धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की, जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था, उस समय सीता जी का स्वयंवर रचा था। तो सीता जी स्वयंवर का मतलब होता है अपने वर को जो स्वयं चुन सके। अब अपने वर को स्वयं चुनने का अर्थ होता है कि आप बालिग रहेंगी, 18 वर्ष का जो आयु है आप पार कर जाएंगी, तभी तो आपको यह समझ में आएगा और आपको ये दिखेगा कि जिस लड़के का मैं चुनाव कर रही हूँ, जिस लड़के से मैं शादी करने जा रही हूँ, वह लड़का उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं, उसके अंदर फलना गुण है कि नहीं, वह दूसरों का सम्मान करना जानता हो कि नहीं। तो स्वयंवर तभी होता था जब लड़की बालिग होती थी। और श्री रामचंद्र जी का विवाह पहले के तो हमारे धर्म में जो जितने भी आप शास्त्र खोलेंगे ना, जितने भी आपको शादी विवाह मिलेंगे वो स्वयंवर में मिलेंगे, ठीक है। चाहे आप द्रौपदी का देख लो या किसी का भी देख लो, सारे स्वयंवर से हुए हैं। आई बात समझ में? लेकिन हमारे समाज में कुछ कुछ कुरीतियाँ थी, और वो कुरीतियाँ आज भी गांव देहात में जो है वो काफ़ी देखने को मिलती है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, हर धर्म में वो कुरीति क्या क्या थी? सबसे पहला बाल विवाह, बचपन में ही शादी, ये सामाजिक कुरीति है। इसे धर्म से जोड़कर बिल्कुल मत देखना। पहला है बाल विवाह। दूसरा था सती प्रथा, यानी हस्बैंड अगर मर जाए तो उसी चिता में वाइफ को भी जिंदा जलना होगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ कुछ प्रथाएं थी जो महिलाओं को डोमिनेट करती थी। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को वो नीचा दिखाती थी। उसके बाद महिलाओं को बाहर जाने का अधिकार नहीं था। महिलाएं बाहर जाएंगी तो अपने घूंघट डाल के जाएंगी। ये कौन सी बात है भाई?
ये कौन सी बात है, घूंघट क्यों डालेगी? हाँ, महिलाओं को अपना बदन ढकने का अधिकार है, महिलाओं को अपना बदन ढकना ही चाहिए। बस चेहरा क्यों ढकेगी? चेहरे में क्या रखा है भाई? आपके जो अंग है आप अपने उस अंग को अंग वस्त्रों से ढक लो, लेकिन फेस को क्यों ढकना? आई बात समझ में? तो महिलाओं को काफ़ी दबा कर रखा गया था, महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं थे, महिलाओं को बाहर जाने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को फलना ढिनकना, बहुत कुछ ऐसे नियम थे जो महिलाओं को नहीं था। अगर घर में कोई मेहमान आएगा तो महिलाओं को पहले ही कह दिया जाता था कि घर में आज मेहमान आ रहे हैं, महिलाएँ या तो घर के अंदर ही रहेंगी, मेहमानों के सामने नहीं आएंगी, या फिर महिलाएँ आएंगी तो घूंघट डाल कर आएंगी। ठीक है, तो ये सभी कुछ कुछ जो है कुरीतियाँ हैं। अब जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ा, जैसे जैसे हम विकास किए, जैसे जैसे जो है हमें और भी मतलब यूँ कहें कि और भी हमें परिश्रम की और भी पारिश्रमिक बल की और भी एक्स्ट्रा हाथों की हमें आवश्यकता थी, तो हमने महिलाओं का सहयोग लिया। आज आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, आज आप नासा में जाइए, आज आप बड़े बड़े बैंकों कॉरपोरेट सेक्टर में अगर आप जाएंगे, सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह में, तो वहाँ पे आपको अधिक जो है वो महिलाएं देखने को मिलेंगी। आप चले जाइए बड़े बड़े बैंकों में, ठीक है, वहाँ पे आपको बड़े बड़े पदों पर महिलाएं देखने को मिलेंगी। तो अभी वो टाइम नहीं रहा, अभी वो दौर नहीं रहा, ठीक है। लेकिन आज भी कुछ जाति विशेष में, कुछ धर्म विशेष में क्या होता है कि महिलाओं को आज भी जो है वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान ने जब कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर आप भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? आई बात समझ में? तो इसे हम लोग कहते हैं ये नारीवाद का प्रसंग है। और यूरोप का, अमेरिका में जो महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था, उसके संदर्भ में मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया है, तो उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे समानता और स्वतंत्रता। देखिए, हमने समानता को तो पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हमने स्वतंत्रता को नहीं पढ़ा। तो स्वतंत्रता क्या है, आज़ादी क्या है? देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि आप किसी के नियंत्रण में नहीं हो, आप नियंत्रण से मुक्त हो, आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं हो। अब मान लीजिए कि आपको मैं अपने कंट्रोल में ले लिया, तो क्या होगा? आप वही करेंगे जो मैं कहूँगा, आप वो नहीं करेंगे जो मैं नहीं करूँगा। यानी आप पूरे के पूरे मेरे वश में हो, पूरे के पूरे मेरे कंट्रोल में हो। तो क्या आप स्वतंत्र हो? नहीं। क्या आप आज़ाद हो? नहीं। क्या आप फ्रीडम में हो? नहीं। आई बात समझ में? तो इसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता के कई प्रकार हैं। भारत जैसे देश में आपको हर चीज़ का फ्रीडम है, ठीक है, हर चीज़ की आपको स्वतंत्रता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब किसी को भी जाकर हम 2-4 गालियाँ बक दें, ठीक है, हम सड़क पे नंगे घूम लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों की स्वतंत्रता आपको बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? आपको उसी कार्य के लिए स्वतंत्रता दी गई है, आपको उसी कार्य के लिए अधिकार दिए गए हैं जो कार्य करने योग्य हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कोई भी भाषा बोल सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कोई भी धर्म अपना सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, कोई भी वेशभूषा पहन सकता हूँ, भारत के किसी भी स्टेट में जाके व्यापार कर सकता हूँ, रह सकता हूँ, घर बना सकता हूँ। हाँ, कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं। पहाड़ी इलाकों में आप जाओगे तो वहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्थानीयता लागू है उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। आज बिहार के छात्र झारखंड में वैकेंसी भरते हैं, स्वतंत्र है भाई। झारखंड के बच्चे बिहार में जाकर वैकेंसी भरते हैं, क्यों? स्वतंत्र है। आपके पास यह स्वतंत्रता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी भी विचारधारा को मान सकते हो। आज जो इजराइल में और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में कई लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वो स्वतंत्र है भाई। आज से 10-20 साल पहले भारत की सरकार ने भी जो है फिलिस्तीन का समर्थन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो उन्होंने तो अपने भाषण में यह कह दिया था कि इजराइल जो देश है, इजराइल को अपना ज़मीन खाली करनी चाहिए। तो स्वतंत्र है भाई, आप दे सकते हैं विचारधारा। लेकिन आप फिलिस्तीन का समर्थन करते करते जब आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन कर देते हैं तो आप गलत हो जाते हैं। और इसी गलती के कारण जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर FIR किया है। आई बात समझ में?
तो एफआईआर क्यों हुआ? एफआईआर फिलिस्तीन के समर्थन करने के लिए नहीं हुआ। फिलिस्तीन का समर्थन तो बहुत लोगों ने किया है, भारत सरकार ने खुद किया है फिलिस्तीन का समर्थन यूएन में। लेकिन आप फिलिस्तीन के समर्थन करते करते आप अगर आतंकवादी संगठन हमास का, जिन्होंने ये हमला किया इजराइल में, उनका समर्थन करते हो, अगर आप सिया आतंकवादी संगठन जो ईरान द्वारा फंडेड है, हिजबुल्लाह का समर्थन करते हो, तो आप गलत करते हो। तब आपको जो है जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादी संगठन का आप खुले तौर पर समर्थन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते उस चीज़ का। आपको जेल जाना पड़ेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। आई बात समझ में? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फ़िलिस्तीन वहाँ होना चाहिए। इजराइल ने भी कहा है कि ठीक है भाई, हम जो है समझौते करने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए रेडी हैं, बैठकर कुछ जगह जो है हम दे देंगे फ़िलिस्तीन बनने के लिए। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं स्वतंत्रता। कुछ लोग माइक पे आके क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने, भारत की सरकार ने तो समर्थन दिया किसको? इजराइल को। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC जो है, उन्होंने समर्थन किसको दिया? फिलिस्तीन को दिया। तो स्वतंत्र है भाई, दे सकते हैं, आज़ादी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमास ने बिल्कुल ठीक किया। जहाँ पे आप ये कह देंगे कि हमास ने बिल्कुल ठीक किया, आप गलत हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं स्वतंत्रता। और इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को मुझे 2 पार्ट में बनाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, एक ही पार्ट में सही। चैप्टर ही आपका था समानता वाला ना, कि मुझे इतना लंबा चौड़ा जो है वो आपको लेक्चर देना पड़ा, मुझे इतना बकना पड़ा। खैर, अगर मैं बकता हूँ और लेक्चर देता हूँ तो इस फ़ायदा आप ही का होगा। आप जितना मैं लेक्चर देता हूँ, उन लेक्चर से आप नोट्स बना सकते हैं आप चाहें तो। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी में आगे बढ़े, सीजीएल की तैयारी करनी है, तो ये सभी लेक्चर आपके काफ़ी काम आएंगी। मेरे एक एक पॉइंट से, मेरे एक एक लेक्चर से आप पॉइंट निकाल कर नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी सब्जेक्ट का, तो इसके में भी जो है आप हमें हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें।